प्यारे बच्चों, आज 20/7/2020 विज्ञान पाठ चल रहा हमारा धातु और अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। पाठ के बाद जो प्रश्नोत्तर दिया गया उससे है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? दिया गया है 4 विकल्प: सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन और सिल्वर धातु और सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। इस 4 में से कौन सा उत्तर सही होगा जो विस्थापन अपक्रिया देगा? तो इसमें है उत्तर सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, जो डी वाला उत्तर है ये सही है। अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग करते हैं? मैंने लोहे को जंग से बचाने के लिए फ्राई पैन है या कुछ है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। तो जिंक की परत चढ़ाएंगे क्योंकि पेंट लगाएंगे गर्म करेंगे तो छूट जाएगा, ग्रीस लगाएंगे गर्म करेंगे तो उसमें कुछ बनाएंगे तो भी छूट जाएगा। इस नाते इसका उत्तर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। तीसरा प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है? 4 विकल्प है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो ये उत्तर हो सकता है इसका कैल्शियम। अगला है, खाद्य पदार्थ की डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। तो देखिए इसका उत्तर बनेगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, यानी यदि हम जिंक का परत चढ़ाएंगे तो अपक्रियाशील होगी, तो खाद्य पदार्थ से अपक्रिया कर जाएगा। इस नाते हम क्या करते हैं, टिन को ही खाद्य पदार्थ में चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, फफूंदीदार कॉपर क्या है? 4 विकल्प दिया है, कॉपर की एक मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, शुद्ध कॉपर या लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। तो फफूंदीदार कॉपर क्या होगा? 2% अशुद्ध कॉपर होगा, या कहीं यदि आ जाए 98% कॉपर शुद्ध, वो भी सही है, क्योंकि 98% शुद्ध है तो 2% अशुद्ध है। तो इसमें उत्तर होगा लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। फिर मुद्रा धातु क्या है? 4 विकल्प है, जिंक, सोडियम, सिल्वर और मैग्नीशियम। मुद्रा धातु माने जिससे मुद्राएं बनी हैं, तो आप देखेंगे चांदी की सिक्का सुने होंगे तो सिल्वर होगा इसका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। ठंडे जल से ध्यान रखना, तो सबसे जो है वो पोटेशियम है, जो ठंडे जल से ही अपक्रिया कर जाती है। ये 4 थे प्रश्न विकल्प के। अब हमारे पास आते हैं कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न। तो इसमें आएगा हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? 2 उभय ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर बनेगा वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी मतलब जो अम्ल से भी अपक्रिया करे और क्षार से भी अपक्रिया करे और लवण प्रदान करे। जैसे उदाहरण के में एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड किया है Al2O3 6HCl से अपक्रिया किया, यानी अम्ल से अम्ल किया गया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल के 3 अणु। और यहाँ वही एल्युमिनियम जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार से अपक्रिया किया तो सोडियम एल्युमिनेट बनाया और जल। अगला प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तम अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो जिंक और मैग्नीशियम तम अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, कॉपर और सोना हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। अगला है, जो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो 2 तरीके क्या कर सकते हैं? यह सब लेपन, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। पेंटिंग, इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है। और भी विधि हैं, 2 विधि इसका है। अगला है, ऑक्सीजन के साथ अधातुएं संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन के साथ अधातुएं संयुक्त होकर क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। अब कुछ प्रश्न है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है?
एल्युमिनियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एक्स को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए यहाँ पहला है कि प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अपक्रियाशील है तथा संक्षारित भी नहीं होती, यानी जंग भी नहीं लगता, और इनकी चमक तेज रहती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतनी अपक्रियाशील हैं कि खुले में छोड़ने पे आग पकड़ लेती हैं। इन्हें आग से बचाने के लिए ही किरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अगला है प्रश्न, एल्युमिनियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम अपक्रियाशील है परंतु संक्षारित नहीं होता, साथ ही ये ऊष्मा का सुचालक है। तो ऊष्मा के सुचालक में तांबा, एल्युमिनियम दोनों आते हैं, तो तांबा थोड़ा महंगा है, तो इसमें एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग खूब होता है। अगला है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एक्स को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। ये हमारी विधि है। और कुछ प्रश्न और हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन, देखिए तांबे का बर्तन रख दीजिए तो उसमें पानी भर के रख दिए तो हरा हरा पर चला। तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से नहीं साफ करते समय अवश्य देखा होगा कि खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ़ करने में क्यों प्रभावी नहीं। खट्टे पदार्थ साफ़ करेंगे तो बहुत बढ़िया साफ़ हो जाएगा। तो होता क्या है, तांबे के ऊपर जो तांबा है आर्द्र से, नमी से, वायु से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी सी परत बन जाती है जो क्षार की प्रकृति होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से, जो अम्लीय प्रकृति होती हैं, साफ़ करते हैं तो इसमें मौजूद जो अम्ल है नींबू और इमली के रस में क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन को साफ करता है। बनता है कॉपर कार्बोनेट, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब क्या करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं को विभेद कीजिए। विभेद माने अंतर कीजिए। तो 3-4.5 हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड होती हैं, अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड होती हैं। धातुएं तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापन करती हैं। अधातुएं अम्ल से अपक्रिया नहीं करती क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। धातु हाइड्रोजन विस्थापित करेगी लेकिन अधातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं अपक्रिया नहीं करती। फिर अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका क्या कारण है। तो गर्म लोहा उबलते पानी से जो भाप बनेगा से उत्पन्न भाप से अपक्रिया करता है। इसका रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, परंतु तांबा जल से अपक्रिया नहीं करता। इस नाते गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न ऐसा है, जनरली एक व्यक्ति पति घर में जाता है कि सुनार है, बताता है और मलिन आभूषणों को कहता है बिल्कुल साफ़ कर देंगे, चमका देंगे। एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, सुनार कंगन को एक विशेष विलेन में डाल देता है, कंगन चमकने लगता है परंतु वजन काफ़ी कम हो जाता है। महिला बहुत दुखी होती है। आप एक जासूस की तरह क्या इस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो आपको पीछे भी टर्न पे हम लोग बताया था, एक शब्द आता है एक्वेरिजिया। एक्वारिजिया, उस सोनार द्वारा एक्वेरिजिया विलेन का उपयोग है। एक्वेरिजिया है क्या चीज़, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3 और 1 अनुपात का मिश्रण है। अर्थात इसको बताया गया है कि एक्वेरिजिया विलेन को यदि हम डालें तो ये सोना को गला सकता है। वैसे सोना कुछ नहीं गलाता, एक ताले में डाल दिया ताला गल जाए, टूट जाएगा। इस प्रकार का कोई भी धातु को गलाने में ये एक्वेरिजिया सक्षम है। ध्यान रखें। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो उनको अपने आप करने का प्रयास करें। इस बार ये हमारा जो चैप्टर था धातु अधातु लगभग पूरा होगा। वैसे कभी पूरा 100% तो कभी नहीं होता, कुछ बना रहता है उसमें गुंजाइश। तो जितना किताबों के प्रश्न थे लगभग हमने बता दिया। तो आप लोग उनको पढ़िए, याद करिए, तैयारी कीजिए बोर्ड परीक्षाओं का, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।